बांग्लादेश में इस समय जो हो रहा है वो चिंताजनक है। तख्ता पलट और फिर एक के बाद एक तालिबानी फैसले। खबर है कि हसीना के खिलाफ बांग्लादेश ने फांसी का आदेश जारी कर दिया है। तो क्या है ये पूरा मामला, जानेंगे इसे। वहीं दूसरी तरफ बिहार में तेजस्वी यादव फिर बन गए हैं लीडर ऑफ द अपोजिशन। तो क्या होगा बिहार में विपक्ष का भविष्य, जानेंगे इसे भी। इसके अलावा आजम खान की मुश्किलें कब खत्म होंगी, क्योंकि खत्म होने का नाम नहीं ले रही आजम खान की मुश्किलें। अभी कुछ दिन पहले राहत ही मिली थी कि एक बार फिर पैन कार्ड की वजह से बुरे फंस चुके हैं। 7 साल जेल हो चुकी है, 50,000 रुपये जुर्माना भी भरना है। तो क्या है पूरा मामला, एक नज़र इस पर भी। नमस्कार, खबर प्रधान शो देख रहे हैं आप और मैं सजल रघुवंशी आपका स्वागत करता हूं। बांग्लादेश से आज की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आई है। देश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मौत की सजा सुनाई गई है। जी हां, वही शेख हसीना जो पिछले 1.5 दशक से ज्यादा समय तक बांग्लादेश की सत्ता में रही। उन्हें आज ढाका की इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल यानी आईसीटी ने डेथ पेनल्टी सुना दी है। आखिर क्या है आरोप, कैसे हुआ ये फैसला और अब भारत क्या करेगा, चलिए जानते हैं पूरा मामला। सोमवार को ढाका की आईसीटी कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि शेख हसीना ने जुलाई 2024 के छात्र आंदोलन के दौरान हुई कई हत्याओं की साजिश रची, हिंसा को उकसाया और कुछ मामलों में तो सीधा हत्या का आदेश दिया है। इसमें उन्हें 2 मामलों में मौत की सजा और बाकी मामलों में उम्र कैद सुनाई गई है। कोर्ट रूम में फैसला सुनते ही जी हां तालियां गूंज उठी। लोगों का कहना था कि ये फैसला ऐतिहासिक है। सिर्फ हसीना ही नहीं, उनके साथ पूर्व गृह मंत्री को भी फांसी की सजा सुनाई गई है। तीसरे आरोपी पूर्व आईजीपी अब्दुल्ला अल ममून सरकारी गवाह बने और उन्हें 5 साल की सजा मिली है। साथ ही दोनों टॉप नेताओं की प्रॉपर्टी जब्त करने के आदेश दिए गए हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि हसीना है कहां। 5 अगस्त 2024 में तख्ता पलट के बाद हसीना और पूर्व गृह मंत्री भारत आ गए थे। लगभग 15 महीने से दोनों भारत में हैं। फैसले के बाद बांग्लादेश के अंतरिम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस ने भारत से कहा है कि प्रत्यार्पण संधि के मुताबिक हसीना को हमारे हवाले किया जाए, यानी दबाव अब पूरी तरह से भारत पर है। इस कहानी में एक बेहद दिलचस्प मोड़ भी है। दरअसल जिस इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने शेख हसीना को मौत की सजा सुनाई, उसकी स्थापना खुद हसीना ने साल 2010 में करवाई थी। 1971 के युद्ध अपराधों की जांच के लिए 1973 में कानून बना, लेकिन ट्रिब्यूनल 2010 में जाकर सक्रिय हुआ और आज उसी ने अपना सबसे बड़ा फैसला सुना दिया है। हसीना की पार्टी आवामी लीग ने इस फैसले को पक्षपाती, राजनीतिक और पहले से तय बताया है। पूर्व सूचना मंत्री मोहम्मद अली आराफात ने कहा कि ये फैसला ट्रायल से पहले ही लिखा जा चुका था। जो हुआ वो सिर्फ एक स्क्रिप्ट थी और फैसले के तुरंत बाद शेख हसीना ने कहा कि ये राजनीतिक बदले की कार्रवाई है। गैर निर्वाचित सरकार द्वारा चलाए जा रहे ट्रिब्यूनल ने न्याय नहीं किया। आवामी लीग समर्थकों और अल्पसंख्यकों पर हमले बढ़ रहे हैं और देश कट्टरपंथ की ओर जा रहा है। उन्होंने साफ कहा कि अगला चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष होना चाहिए। तो ये मामला अब सिर्फ बांग्लादेश की राजनीति नहीं, बल्कि भारत बांग्लादेश संबंधों का भी अहम हिस्सा बन चुका है। अब क्या भारत शेख हसीना को वापस बांग्लादेश को सौंप देगा? क्या फैसले के बाद बांग्लादेश में हालात और भी ज़्यादा बिगड़ जाएंगे? रहेगी हमारी इस पर ही नज़र। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और अब सरकार गठन की हलचल तेज हो गई है। एनडीए को बम्पर जीत मिली है और इसके साथ ही बैठकों का दौर भी लगातार जारी है। लेकिन सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोर रही है आरजेडी की बड़ी बैठक, जहां चुनावी हार पर मंथन भी हुआ और तेजस्वी यादव को फिर से बड़ा पद भी मिल गया। दरअसल विपक्ष की हार, आरजेडी का मंथन और लालू परिवार में बढ़ती दरार, है ना कहानी फिल्मी। सोमवार को आरजेडी विधायक दल की बड़ी बैठक हुई। इस मीटिंग में पार्टी के 143 उम्मीदवार, जिनमें से जीते हुए भी हारे हुए भी सब उम्मीदवार मौजूद रहे। चुनाव में करारी हार के बाद ये मीटिंग बेहद अहम मानी जा रही थी। मंथन हुआ, सवाल उठे और चर्चा चली कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि जनता ने आरजेडी को
पूरी तरह नकार दिया। मीटिंग के अंत में बड़ा फैसला लिया गया और आरजेडी ने तेजस्वी यादव को विधायक दल का नेता चुना। यानी तेजस्वी अब फिर से विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभाएंगे। बिहार में नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए 24 विधायकों का होना जरूरी होता है और आरजेडी के पास तो 25 विधायक है। भले ही जीत नहीं पाए, फिर भी एक विधायक तो ज्यादा है। चलो, नेता प्रतिपक्ष तो तेजस्वी बन गए, तो एक बार फिर तेजस्वी विपक्ष की अगुवाई करेंगे। चलिए अब बात करते हैं चुनाव नतीजों की। दरअसल इस बार महागठबंधन सिर्फ 35 सीटों पर सिमट गया। आरजेडी को मिली 25 सीटें, कांग्रेस 6 और बाकी 4 अन्य महागठबंधन की पार्टियों में सिमट कर रह गई। पार्टी नेताओं के मुताबिक अब समीक्षा का वक्त है, क्योंकि ये प्रदर्शन 2020 से भी कमजोर रहा है। उधर चुनावी हार के बाद लालू परिवार में एक बार फिर से फूट की खबरें सामने आई हैं। लालू यादव को किडनी देने वाली उनकी बेटी रोहिणी आचार्य ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि उनसे गलत व्यवहार किया गया, उनके घर से बाहर निकालने की कोशिश हुई और यहां तक कहा कि उनसे चप्पल उठवाने तक की बात कही गई। रोहिणी के ये आरोप सीधे सीधे तेजस्वी यादव पर लगाए गए हैं। हालांकि अभी तक तेजस्वी यादव की तरफ से इस पूरी मामले को लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। तो बिहार की राजनीति इस वक्त 2 मोर्चे पर गर्म है। एक तरफ नया सत्ता समीकरण और दूसरी तरफ विपक्ष की अंदरूनी कलह। समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आजम खान की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं। दरअसल आज कोर्ट ने आजम खान को और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को एक पुराने मामले में 7 साल की कैद और 50,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। फैसला आते ही दोनों को अदालत से ही न्यायिक हिरासत में ले लिया गया। ये मामला साल 2019 का है। उस समय भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने रामपुर के सिविल लाइंस थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। आरोप था कि अब्दुल्ला आजम ने 2 अलग अलग जन्म प्रमाण पत्र और 2 पैन कार्ड बनवाए और उन्हें अलग अलग मौकों पर इस्तेमाल किया। दावा है कि ये सब आजम खान के इशारे पर किया गया। सजा के बाद राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई। भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने तंज कसते हुए कहा कि जब बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हुए। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता में रहते हुए आजम खान ने कानून को तोड़ा और अपने रसूख का गलत इस्तेमाल किया। अब न्यायिक प्रक्रिया हिसाब बराबर कर रही है। बीजेपी ने सपा पर भी कटाक्ष किया और कहा कि सपा को दर्द होगा, लेकिन ये दर्द खत्म होने वाला नहीं, दवा खाते रहें। वहीं समाजवादी पार्टी ने इस पूरे मामले को राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताया है। सपा प्रवक्ता का कहना है कि बीजेपी सरकार लगातार आजम खान को निशाना बना रही है और उन्हें माफिया साबित करना चाहती है। पार्टी को उम्मीद है कि उच्च न्यायालय से राहत मिलेगी। जानकारों का कहना है कि कोर्ट ने सारे साक्ष्यों की जांच के बाद ही ये फैसला दिया है। उन्होंने कहा कि इसे राजनीतिक चश्मे से देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कई मामलों में कोर्ट ने आजम खान को राहत भी दी है। तो अब क्या होगा आजम खान की राजनीति का भविष्य, ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। तो खबर प्रधान में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।